हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारा का पार्ट 7। चलिए शुरू करते हैं अपना वैद्युत धारा का चैप्टर पार्ट 7। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन उदाहरण 3.5। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी काफी पढ़ चुके हैं। काफी नहीं, मतलब थोड़ा सा हमने देखा था कि सेल क्या होता है। याद कीजिए हमने कब पढ़ा था सेल के बारे में। तो हमने सेल के बारे में तब पढ़ा था जो हमने देखा था वैद्युत शक्ति कि वैद्युत शक्ति की आपूर्ति कौन करता है। तो हमने आंसर मिला था कि वो सेल करता है, राइट। सेल क्या करता है, किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को आपूर्ति करने का कार्य करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत सेल आखिर होता क्या है, राइट। सेल को हम ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल में कि उसमें क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं सेल की जो है एक स्ट्रक्चर, कैसा सेल दिखता है हमारे पास। तो ये हमारा सेल है। सेल में क्या होता है बेसिकली, ये तो हम जानते ही हैं कि वैद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखने की सेल की जरूरत पड़ती है, राइट। हम देखते हैं कि सेल में क्या होता है, कोई विलयन होता है। उस विलयन को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। इस वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं दो इलेक्ट्रोड पी एंड एन, आप दे सकते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड धनात्मक होता है और एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर की सारी कहानी होती है वैद्युत सेल में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये थी कुछ सेल के बारे में जानकारियां। बात करते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल के कॉन्सेप्ट में ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो, हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कहाँ डूबे होते हैं, वैद्युत अपघट्य में। तो जब इनमें से कोई वैद्युत धारा प्रभावित ना हो रही हो, उस समय इस इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, क्या बोला हमने कि जो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होगा किस समय, जब उसमें से कोई वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई से इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल ई से। ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम, इसकी इकाई होती है। तो सेल का ईएमएफ जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य, ठीक है, इसके टेम्परेचर पर यानी तापमान पर, और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति व सांद्रता पर यह निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध हम जानते हैं, और आंतरिक मतलब इस जो वैद्युत अपघट्य आपको दिख रहा है, इस वैद्युत अपघट्य में से इस वैद्युत अपघट्य का भी कुछ प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है, किसके मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में। उसी हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। एक प्रतिरोध तो हमारा वैद्युत परिपथ में जुड़ा ही होगा, क्योंकि ये होता है, लेकिन एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिस वैद्युत अपघट्य में से होकर वैद्युत धारा प्रभावित होती है, उसका भी कुछ एक प्रतिरोध होता है, उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट इज 3.5, ठीक है। ये किस पे बेस है, यह है प्रतिरोधों का संयोजन पे बेस एक क्वेश्चन। प्रतिरोधों का संयोजन के दो सूत्र हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। उन्हीं का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या पूछा गया, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ सर्किट है, ये आप सर्किट देख सकते हैं, सिंपल सा है। ये ए बी टर्मिनल है, ये बी सी टर्मिनल है, ये सी डी टर्मिनल है। कुछ विभवांतर जुड़े हुए हैं, कुछ श्रेणी क्रम में है, कोई समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक बैटरी लगाई गई 16 वोल्ट की, और यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है। ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा सर्किट है एक, ये पूरा एक सर्किट है, और ये यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। नंबर 1 ए, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस नेटवर्क के तुल्य प्रतिरोध को प्रकलित कीजिए। इस नेटवर्क, नेटवर्क क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि ए से डी तक जो एक नेटवर्क दे रखा है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे हमें इस वाले प्रतिरोध को इसमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने की। कैसे करेंगे आप, पहले आप क्या कर सकते हैं, ए बी के मध्य का प्रतिरोध निकाल दीजिए, जो कि आप दे सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ओके, ये निकाल दिया आपने। उसके बाद आप सी डी के मध्य में जो प्रतिरोध है, जो भी समांतर क्रम में जुड़े हैं, उसको निकाल दीजिए।
उसके बाद आप देखेंगे कि इसका मान भी आप निकाल चुके होंगे, इसका मान भी आप निकाल चुके होंगे, फिर आपका ये बचेगा। तो आप देखेंगे ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे फिर उस समय। तो फिर आप श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दीजिए और फिर हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास पहले दो पार्श्व क्रम में जो दो क्या थे, ए बी के मध्य दो हमारे पास जो है 4 ओम के प्रतिरोध थे जो कि श्रेणी क्रम में थे। तो हमने इसको सूत्र लगाया, सूत्र क्या था सॉरी, वो सूत्र हमारे पास था 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है पार्श्वक्रम का। तो हमने ये लगाया और हमने देखा 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करा, हमारे पास आ गया 2 ओम का रिजल्ट। हमने फिर देखा 12 ओम 6 ओम के जो सीटी वाला जो हमारे पास था, उसमें 12 और 6 ओम के जो थे पार्श्वक्रम में प्रतिरोध थे, उसको हमने सेम फॉर्मूला लगाते हुए इसका प्रतिरोध निकाला और वो आ जाता है कितना 4 ओम। ठीक है, निकल चुका है। अब हम देखेंगे 2 ओम 4 ओम और 1 ओम किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, राइट, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया पार्श्वक्रम को, इसको भी सॉल्व कर दिया, तो ये दोनों एक बन चुके हैं। दो तो ये हो गए और एक बीच में था, तो तीनों क्या है अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दीजिए। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 7 ओम। 7 ओम क्या है, ये हमारे पास इस नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध R है। तो ये हमारे पास निकल चुका है समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये ए पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमें बी पार्ट में क्या बोला गया था, देखते हैं बी पार्ट में क्या कहा गया था। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमसे कह रहे हैं, वेट, हमसे कहा गया है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में हमारे पास जो है कितना जो है धारा का मान निकल के आएगा, वो हम देखने वाले हैं इसमें। यानी कि हमें सारे प्रतिरोध अलग अलग निकालने, सारे प्रतिरोध के लिए हमें जो है अलग अलग धारा का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, इसे समझते हैं पहले डायग्राम से ही। मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक धारा जो है वो आई प्रभावित हो रही है। ठीक है, धारा प्रभावित हुई तो यहाँ पर आके क्या होगी, धारा बंट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि पार्श्व क्रम में जो है धारा बंट जाती है, राइट, याद कीजिए उस लेक्चर को, लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ से क्या होगी, धारा बंट जाएगी, कुछ धारा यहाँ प्रभावित होगी, कुछ धारा यहाँ पे प्रभावित होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों रेजिस्टेंस समान मान के हैं, 4 ओम एंड 4 ओम। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 ओम की धारा है, 2 ओम की धारा यहाँ से प्रभावित हो रही है मान लेते हैं, तो यहाँ से भी 1 ओम की धारा प्रभावित होगी और यहाँ से भी 1 ओम की धारा प्रभावित होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वैसे क्या करना पड़ेगा, हमें तुल्य धारा निकालनी पड़ेगी, यानी कि टोटल धारा निकालनी पड़ेगी, आखिर प्रभावित हो कितनी रही है। तो वैसे वो 2 एम्पियर ही आएगी हमारे पास धारा। ठीक है, तो 2 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलेगी, जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से निकालेंगे आप। आई बराबर वी बटे आर होता है, वी हमें पता ही है यहाँ पे और आर भी आपको पता है, तुल्य प्रतिरोध जब भी निकाला था, राइट। तो आप निकाल देंगे उसमें धारा आई को, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से जो है समान धारा प्रभावित होगी, 1 एम्पियर यहाँ पे 1 एम्पियर यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ के में धारा निकल चुकी है। फिर क्या होगी, धारा यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, टोटल धारा बहेगी आई, ये वाली धारा दोबारा यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, 2 एम्पियर की धारा बहेगी यहाँ से। तो ये यहाँ पे है सीरीज में, तो सीरीज में धारा कोई बढ़ती नहीं है, यानी कि सेम धारा प्रभावित होगी कितनी, ऑफकोर्स 2 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रभावित होगी। ठीक है, आती 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 गई, फिर दोबारा धारा बढ़ जाएगी, लेकिन इस बार धारा कैसी होगी, क्या इस बार भी 1 एम्पियर धारा प्रभावित होगी, ऑब्वियसली नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस वो अलग अलग मान के हैं, ऊपर 12 ओम का है, नीचे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो धारा समान रूप से नहीं बहेगी, तो किस रूप से बहेगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इससे। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप खुद भी इसे ट्राई कीजिए पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, परिपथ में कुल धारा में निकालनी पड़ेगी, हमें आई तो निकालना पड़ेगा ना, कुल कितने कौन बटेगा, तभी तो पता चलेगा कितनी बटेगी। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर भी होता है, राइट। लेकिन हमें कुल धारा निकालनी है, तो कुल धारा में हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध था ना छोटा सा, वो 1 ओम का नीचे लगा था,
वोल्ट के, सॉरी बैटरी के बगल में, उसको भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पूरे परिपथ में धारा निकालनी है, उस नेटवर्क में नहीं, उस परिपथ में हमें कुल धारा निकालनी है। तो कुल धारा में जो है, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आया था 7 ओम, उस वाली धारा में हमें क्या करना पड़ेगा, उस आंतरिक प्रतिरोध को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने कैलकुलेट करा और फिर हमारे पास जो धारा है वो आ जाती है 2 एम्पियर की। ठीक है, तो कुल धारा निकल चुकी है। अब हम एक एक प्रतिरोध के लिए धारा को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ए और बी में से धारा हमने देखा था कि उनके मध्य प्रतिरोधक पर विचार करेंगे तो ऑफ कोर्स 4 ओम के प्रतिरोध है दोनों, 4 ओम के प्रतिरोध है दोनों। दोनों में से क्या होगी, समान रूप से धारा बहेगी, यानी कि आई बराबर 2 एम्पियर होगा। हम समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो दोनों में से जो है 4 ओम, प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोधक में 1 एम्पियर की धारा बहेगी, कि भुजाओं की सममिति से स्पष्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदुओं बी और सी के बीच में कितनी धारा बहेगी। 1 ओम की धारा के प्रतिरोधक से प्राप्त होने वाली धारा का मान 2 एम्पियर होगा, क्योंकि बी सी जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उसमें से धारा बहेगी बी सी में से 2 एम्पियर। ठीक है, अभी हमने समझा था ये क्वेश्चन से। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सीडी में से कितनी धारा बहेगी, कि वहां पर जो प्रतिरोधक है उन दोनों का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम सूत्र द्वारा जानते हैं कि V बराबर वी आई, देखो V बराबर क्या होता है, हमारे पास ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो वोल्ट तो मान हमें पता नहीं है वैसे, तो हम इसी से निकालेंगे अपना जो भी हमें आंसर निकालना होगा। तो I3 मल्टीप्लाई 12, यानी कि मान लेते हैं कि जो 12 ओम का जो प्रतिरोधक है हमारे पास, उसमें से क्या है, I3 धारा बह रही है। तो I3 मल्टीप्लाई 12 हो गया। 6 ओम के प्रतिरोधक से 4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। हमने इसको इस तरह से लिख दिया कुछ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि I4 बराबर आ जाता है 2I3। ठीक है, हमारे पास I4 की वैल्यू निकल के आ गई। तो आप देखेंगे कि I3 I4 किसके बराबर है, ऑफ कोर्स I के बराबर ही है। I क्या है, 2 एम्पियर है। तो हम देखेंगे कि अगर हम I3 की जगह, अगर हम इस I4 की जगह जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दे, तो हमारे पास जो है I3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/3 एम्पियर। ठीक है, और हम इसी जगह अगर हम I4 की वैल्यू क्या है रख दे यहाँ पे, तो हमारे पास 4/3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ठीक है, देखो हमने कैसे करा इसको। हमने देखा कि I3 मल्टीप्लाई 12 बराबर I4 मल्टीप्लाई 6। तो हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को निकालते हुए हमने पहले I4 की वैल्यू निकाली, उस I4 की वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में रखी, इस वाली इक्वेशन से हमने I3 की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास I3 की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो हम इजिली यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करके I4 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि इस तरह से हमारे पास ये आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है सी में कि हमें हर ए बी के मध्य वोल्टता निकालनी है। तो वोल्टा तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं ओम के नियम के यूज से। V बराबर आई आर होते हैं, हमारे पास I की वैल्यू पता है हमें, और R की वैल्यू हमारे पास पता है हर उसके लिए। तो I1 हमें पता है कि A धारा 1 एम्पियर धारा उसमें प्रभावित हो रही है। R हमें पता है 4 ओम है, तो हम निकाल सकते हैं वोल्टता, दैट इज 4 वोल्ट की। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि BC के मध्य कितनी वोल्टता होगी, कि V बराबर होगा आई आर। हम जानते हैं कि BC में से कितनी धारा प्रभावित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। उसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, तो यह हो जाएगा 2 वोल्ट। CD में से कितनी धारा प्रभावित हो रही है, हमें पता है V टू आई आर होता है। तो अगर हम बात करें 12 ओम वाले उसमें से, तो 12 ओम क्या हो जाएगा, पहले हम 12 ओम के निकालेंगे वोल्टता, तो दैट इज 12 ओम अपॉन 2/3 एम्पियर धारा, तो 8 वोल्ट आ जाएगी। इसी तरह हम पहले, फिर हम इसके बाद 4 ओम वाले प्रतिरोध के निकालेंगे। हम जानते हैं CD के मध्य 2 प्रतिरोध जुड़े थे, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमने निकाल दी। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 14 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट। तो टोटल जो है ये निकाला गया है, टोटल ए डी के मध्य कुल वोल्टता, तीनों को जोड़ दिया, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड दिस 2 वोल्ट। ठीक है, ए बी बी सी और सी डी जो तीनों है उसके लिए हमने वोल्ट का मान यहाँ से निकाल दिया। एक आपने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोटिस करी होगी कि सीडी के मध्य जो विभवांतर है, जो सीडी के मध्य 2 ओम जुड़े थे, राइट, दो प्रतिरोध जुड़े थे, वो क्योंकि पार्श्वक्रम में था, तो हमने दोनों के लिए ऐसा अलग अलग निकाला था। लेकिन हम ये जानते हैं कि पार्श्वक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए दोनों के लिए विभवांतर सेम ही आएगा। आप देख सकते हैं सेम ही आया, देखो 8 वोल्ट 8 वोल्ट है ना।
और एबी भी क्या था, एबी में भी दो विभवांतर थे वहां पे, दो प्रतिरोध थे वहां पे, तो दोनों के लिए सेम ही विभवांतर आना चाहिए, राइट। एबी के लिए ये जो 4 वोल्ट आया, यहाँ से भी 4 वोल्ट आया, है ना। इंटरेस्टिंग है, हमने देखा था, हमने प्रूफ भी देख लिया इसका कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है एडी के मध्य कुल वोल्टता भी निकाल दी, दैट इज 14 वोल्ट। ओके, तो रिव्यू देखते हैं हम अब। रिव्यू हमने क्या देखा, सेल देखा, सेल क्या होता है, स्थायी धारा को बनाए रखने के लिए एक सेल की जरूरत पड़ती है। हमने एएमएफ देखा, आंतरिक प्रतिरोध देखा। तो इसको समझने के लिए आवश्यक शर्त यह थी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में सेल को कैसे संयोजित करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।